हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट जो कि विविधता की समझ है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि लद्दाख और केरल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में एकता, ये तीनों जो टॉपिक जो है इसके अंदर में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से हम रिलेटेड हम आज वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर पर काम करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के कौन सा इलाका में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। देखिए, लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी इलाका में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगी सी। ओके, अब हम बात करते हैं लद्दाख में जो खास प्रकार के भेल पाए जाते हैं उससे कौन सा ऊन प्राप्त होता है। देखिए, लद्दाख में जो खास प्रकार का भेल पाला जाता है उसे पश्मीना ऊन मिलता है, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है उसी ऊन से पश्मीना शाल बुनी जाती है, जो कि बहुत ही महंगी होती है। देखिए, इसमें पश्मीना ऊन किधर है, डी। ओके, अब हम बात करते हैं पश्मीना शाल मुख्यतः कहाँ बुनी जाती है। ये पश्मीना शाल जो कि होती है कहाँ, जम्मू कश्मीर में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि कश्मीर में पीने वाली पानी के लिए कौन सा बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। देखिए, कश्मीर जो है पूरा बरसों भर वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। वहाँ के लोग गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए पिघलने वाली बर्फ़ पर क्या करते हैं, वो निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट और लेस ऑफ आइस। ओके, पिघलने वाली बर्फ़ पर डिपेंड रहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मध्य एशिया के काटफिले के उस जगह को क्या कहते हैं। देखिए, बात इसका हम पूरा इनटू पॉइंट चलते हैं, स्टार्ट टू पॉइंट चलते हैं। बात यह है कि देखिए, जो लद्दाख जो था क्या था, रेगिस्तानी इलाका था। तो रेगिस्तानी इलाका के होने के कारण ये नहीं है कि वहाँ व्यापारी आने के लिए आकर्षण नहीं हुए थे। लद्दाख जो था व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण घाटिया माना गया था, महत्वपूर्ण रास्ता माना गया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे काफिले थे जो कि मध्य एशिया के काफिले के उस रास्ते तक पहुँच जाते थे, जिससे क्या कहते थे, तिब्बत कहते थे। ओके, तो यही हुआ कि मध्य एशिया के काफिले के उस जगह को क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। अच्छा, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, छोटा तिब्बत लद्दाख को ही कहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचे थे, तिब्बत पहुँचे थे, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचे थे। हमने पहले ही बता दिए थे, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचे थे, तिब्बत ही पहुँचे थे। ऑप्शन यहाँ 4 दिया हुआ है, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और तिब्बत। इसका राइट आंसर हो जाएगी डी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लद्दाख में खेती संभव क्यों नहीं है। तो ओके, देखिए, लद्दाख में खेती संभव क्यों नहीं है। तो लद्दाख में खेती संभव नहीं है क्योंकि वहाँ तो बारिश बिल्कुल होती नहीं है। ओके, बारिश बिल्कुल नहीं होती। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा है क्योंकि यह एक रेगिस्तानी इलाका है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ लद्दाख वाली इलाका हर वर्ष बर्फ़ से क्या रहता है, ढका रहता है। और ऑप्शन डी में सभी। तो देखिए, सभी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारे कारण है कि जहाँ इसी की वजह से वह खेती नहीं हो पाती है, लद्दाख में खेती नहीं हो पाती है। ऑप्शन जो होगी इसकी डी इज राइट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ऑप्शन ए में भागवत गीता, बी में संपूर्ण रामायण, सी में केसर गाथा साधा और साधा केसर। देखिए, तिब्बत का ग्रंथ जो है केसर साधा जो काफ़ी प्रचलित है, जो ऑप्शन हो जाएगी सी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, केरल में सबसे पहले व्यापारी आए। केरल में देखो, केरल तो मसाले की खेती के लिए उपयुक्त रहा, और केरल में इन मसालों के कारण ही व्यापारी वहां आने के लिए आकर्षण हुआ। और केरल में सबसे पहले व्यापारी जो आए थे, अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे, जो कि इसमें देखिए अरबी एवं यहूदी व्यापारी कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बात करते हैं ईसा मसीहा के धर्मदूत कौन थे। ईसा मसीहा के धर्मदूत कौन थे। ईसा मसीहा के धर्मदूत जो थे वो कौन थे। देखिए, भारत में ईसाई धर्म का लाने का श्रेय संत थॉमस को दिया गया था, जो लगभग 2000 वर्ष पहले आए थे। और अब और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता था। तो ईसा मसीह के धर्मदूत
कौन थे? संत थॉमस थे, जो कि राइट आंसर हो जाएगी आपकी कहाँ गए? सी। अब हम बात करते हैं संत थॉमस कब केरल आए। देखिए हाँ, पहले ही बता दें 2000 साल पहले ही आए थे संत थॉमस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी 2000 वर्ष पहले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, भारत में ईसाई धर्म का लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन, एक हम चाहते तो एक ही क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को तोड़ के हम 3 खंड में डिवाइड किए हैं। देखिए, भारत में ईसाई धर्म का लाने का श्रेय संत थॉमस को ही दिया जाता है, ओके, जो कि 2000 वर्ष पहले आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी आपकी वो संत थॉमस की तरह सी, ये भी सी में हो जाएगी, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो देखिए, केरल में मछली मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कहते हैं। चीन से भी व्यापारी केरल आए थे और वहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था वो हूबहू कौन सी जाल से मिलती थी? चीनी जाल से मिलती थी, इसीलिए उसे हम चीना वाला कहते थे। तो उस चीना जो केरल में मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगी आपकी मछली जाल, नहीं, डी। अब हम बात करते हैं केरल में जो तलने के लिए मछली का जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे हम क्या कहते थे। ऐसे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, केरल में मछली तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, कढ़ाई तो होगा नहीं, उसे हम लोग चीना चट्टी कहते थे, ओके। और चीन सब इसी बात की ओर इशारा करते थे, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। अब हम बोलते हैं भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, किसने कहते हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहते हैं कि भारतीय एकता कोई बाहर। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज में लिखे थे कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को भावना को स्वीकार करने की भावना है। तो ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर तो है ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगी राइट, ओके। अब हम बात करते हैं भारत की खोज किसने लिखी। देखिए, भारत की खोज किसने लिखी, भारत की यहाँ पर खोज किसने किया वो अलग बात है, भारत की खोज किसने लिखी, एक क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है कि भारत की खोज किसने लिखी और किसने की, ये दोनों क्वेश्चन है। भारत की जो खोज किसने लिखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखे थे, ओके। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है, ओके। देखिए, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई, यह भी बात सही है कि भारत में ईसाई धर्म का शुरू हुई केरल से ही हुई। केरल में केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये भी हो सकती है। चलिए, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये भी सही है। और ऑप्शन हम देखते हैं 1 और 2, बी में लिखा हुआ केवल 2, और सी में लिखा हुआ 1 और 3, और डी में लिखा है सभी। तो हम तो ऑप्शन लेकर चलेंगे डी, क्योंकि सभी एक केरल के अंदर और भारत के अंदर में सारी चीज़ है और सारा कथन सत्य ही है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर में, केरल की मुख्य फसलें हैं। केरल की मुख्य फसल क्या है? देखिए, केरल की मसाले की खेती के लिए उपयुक्त है, जो कि देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंट पर चलते हैं। केरल क्या है? दक्षिणी पश्चिमी इलाके में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मसाला पाया जाता है। कौन से? जैसे लौंग, इलायची, ओके, लौंग, इलायची वगैरह पाए जाते थे। तो इन मसालों के कारण ही व्यापार यहाँ आकर्षण हुए थे और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। तो केरल की मुख्य फसल लौंग, इलायची और चावल। केरल में उपजाऊ जमीन चावल के लिए, जलवायु चावल के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी डी हो जाएगी सभी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, भारत में विविधता है कैसे। भारत में विविधता है कैसे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है धर्म, बी में लिखा है रहन सहन, सी में लिखा है खान पान, भाषा तथा त्यौहार में लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, डी में सभी। देखिए इसका सभी हो जाएंगे क्योंकि धर्म के भी पालन करते हैं, रहन सहन से हम लोग करते हैं, खान पान भाषा तथा त्यौहार में एक दूसरे से भिन्न भी रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी डी हो जाएगी। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाता है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाता है, लोगों के ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि लोगों के बीच विविधता एक दूसरे के बारे में सोचते समझने का अवसर प्रदान करती है। बहुत अच्छा, ये तो करती हैं। बी में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, पर्व त्यौहार तथा धर्मों का अपनाते हैं। तो और ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं कि दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगी राइट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है कि लद्दाख में किन किन बीजों का व्यापार होता था। लद्दाख में जो था किन किन बीजों का व्यापार होता था। तो लद्दाख में मसाले, कच्चे रेशम, दरिया इत्यादि वगैरह आते थे। कारफिले से वो कारफिल जो थे अपने साथ कच्चे रेशम, दरिया आदि वगैरह लेकर चलते थे। अब बात करते हैं केरल में कौन सा धर्म अपनाया गया है। केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म सभी आते हैं। इन सभी ऐतिहासिक ओके, ये सभी हो जाएंगे डी। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। डोंट फॉरगेट माय एनी वीडियो लाइक कमेंट शेयर। अगर चैनल पर आप लोग हमसे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।